नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय एवं वरिष्ठ लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी ये उन्हीं दिनों की बात है। नीरजा जी अपनी सशक्त लेखनी से निरंतर हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस दिन मैं बस के लिए खड़ी थी कि किसी ने पीछे से आकर अपनी दोनों हथेलियां मेरे नेत्रों पर रख दिया। मैं चौंक गई। चौंकना कम, मैं घबरा ही गई। यहाँ इस शहर में जहाँ मेरा विवाह हुआ है, ससुराली जनों के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। ससुराली जनों में कोई इस प्रकार पीछे से आकर अपनत्व भरे ढंग से मेरे नेत्र नहीं बंद कर सकता। तो फिर कौन हो सकता है? मैं सोची रही थी कि सरप्राइज़, बताओ मैं कौन हूँ। मेरे दोनों नेत्र अपनी हथेलियों से बंद किए हुए एक आवाज़ आई जो किसी महिला की थी। ये जानकर कि मेरे नेत्र बंद करने वाली कोई महिला है, मैं अनुमान लगाने के लिए उसके हाथों की चूड़ियाँ, अंगूठी और घड़ी टटोलकर अनुमान लगाने का प्रयास कर ही रही थी कि उस महिला ने खिलखिलाते हुए मेरे नेत्रों से अपने हाथ हटा लिए और मेरे समक्ष आकर खड़ी हो गई। ओह, तुम यहाँ? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इतने वर्षों के अंतराल के पश्चात यहाँ इस तरह कैसे? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? इतने प्रश्न मैं अपनी विद्यार्थी जीवन की मित्र आयुषी से कह बैठी, वो भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा के बिना। अरे अरे रे, रुक तो जाओ। इतने प्रश्नों का उत्तर पहले दे दूँ, तब आगे कुछ पूछना। मेरी बातें सुनकर आयुषी हंसने लगी और बस स्टैंड पर एक खाली बेंच की ओर मेरी बाँह पकड़कर मुझे ले गई। आराम से बैठकर मेरे हाल पूछने लगी। मेरी छोड़ो, यहाँ तो मेरी ससुराल है, किंतु तुम यहाँ कैसे? वो भी इस बस स्टैंड पर, जहाँ से मैं प्रतिदिन बस पकड़कर ऑफिस से घर जाती हूँ। इतने लंबे अंतराल के पश्चात आज पहली बार दिखी हो, कैसे? मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर आयुषी के चेहरे से सारी चंचलता न जाने कहाँ चली गई। वो बिल्कुल चुप हो गई। क्या हुआ आयुषी, तुम कुछ बताने वाली थी? चुप क्यों हो गई? मैंने पुनः पूछा। आयुषी से उसके बच्चों के बारे में पूछा तो उसने भी बताया कि उसके भी बच्चों की शिक्षा प्रारंभ हो गई है। उनके बारे में जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं और आयुषी लगभग हम उम्र हैं। एक ही शहर में जन्म लिया, पले बढ़े, पढ़ाई की। प्रारंभ से एक ही क्लास में पढ़ते थे। स्कूल के दिनों से अच्छी मित्रता थी। मेरी और आयुषी की मित्रता मेरे विवाह के पश्चात यदा कदा फ़ोन करने तक सीमित रह गई। मेरा विवाह पहले हुआ। मेरे विवाह के 2 वर्ष पश्चात आयुषी का भी विवाह हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर रख लिया था। जब समय मिलता तब हम बात कर लेते। प्रारंभ में तो देर तक खूब बातें करते। शनैः शनैः हमारी बातें और बातें करने का समय कम होता गया, क्योंकि हमारे उत्तरदायित्व तो बढ़ गए। मेरे 2 बच्चे हो गए। 4 वर्षों पश्चात आयुषी भी 2 बच्चों की माँ बन गई। अब हम एक दूसरे को बहुत कम फ़ोन कर पाते। आयुषी का तो मैं नहीं जानती, किंतु मैं किसी प्रकार समय निकालकर औपचारिकतावश फ़ोन करने लगी थी। फ़ोन भी बहुत थोड़े समय के लिए करती, क्योंकि घर के कार्यों के साथ, दोनों बच्चों की देखभाल करने के साथ अन्य कार्य समय नहीं मिल पाता कि अपनी मित्र को फ़ोन कर सकूं। महीने व्यतीत हो जाते, हम एक दूसरे को फ़ोन नहीं कर पाते, जबकि आयुषी मेरी स्मृतियों में सदा बनी रहती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बच्चे बड़े होने लगे थे। मेरी 2 बेटियां थीं। उनकी स्कूलिंग प्रारंभ हो गई। बेटियों की देखभाल, उनकी शिक्षा पर अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। बच्चियों के अतिरिक्त और कुछ सोचने का समय बहुत कम मिल पाता। आयुषी के बच्चों की शिक्षा भी प्रारंभ हो गई है। उसके बारे में जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बस इसी प्रकार कभी कभी से कम होता हुआ फ़ोन करने का सिलसिला पर्वों आदि की बधाइयों पर सिमटता हुआ यदा कदा पर आकर ठहर गया। मेरी और आयुषी की मित्रता के बीच शहर की दूरियां तो थी ही, माता पिता का न रहना तथा पीहर का छूट जाना भी एक कारण था। आज सहसा आयुषी को सामने देखकर मेरे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई आयुषी। तुम यहाँ कैसे? विवाह के पश्चात पहली बार? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है यहाँ? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है। तुम्हारे अतिरिक्त इस समय मेरा अपना कोई इस शहर में नहीं है। इतने बड़े शहर में मेरा कोई अपना हो भी कैसे सकता है? मेरी बात पूरी होने से पूर्व आयुषी बोल पड़ी। मैंने देखा आयुषी कुछ रुआसी हो रही है। उसके चेहरे पर पीड़ा उभर आई है।
तो तुम बस स्टैंड पर, वो भी अकेले? मैं पूछ बैठी। नहीं, मेरे पति हैं मेरे साथ, किंतु वो यहाँ नहीं हैं, कहकर आयुषी पुनः चुप हो गई। कहाँ हैं? मैं आयुषी के पति को लेकर कुछ आशंकित हो गई। मेरे पति मेरी बेटी के साथ हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारी बेटी पाखी? क्या हुआ पाखी को? वो ठीक तो है? आयुषी की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। श्रुति, हम बच्चों के बारे में बात करते थे, तुम भी अपनी बेटियों के बारे में बताती थीं कि उनकी स्कूलिंग प्रारंभ हो गई। मैं बहुत खुश होती। मेरा बेटा भी स्कूल जाने लगा था, किंतु पाखी बड़ी थी, वो स्कूल तक नहीं जा सकती थी, कहकर आयुषी रोने लगी। स्कूल तक नहीं जा सकती? क्या मतलब? अब मैं ये जानने के लिए अधीर हो रही थी कि पाखी बेटी को क्या हुआ जो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रही है। बात उन दिनों की है जब पाखी 3 वर्ष की हो गई। उसकी उम्र के सभी बच्चे खूब ठीक से चल फिर रहे थे, किंतु पाखी के पैरों में न जाने कैसी दुर्बलता समा गई कि वो चल नहीं पाती थी। आयुषी कहती जा रही थी और उसकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध होती जा रही थी। जब भी हम उसे पकड़कर चलाने का प्रयत्न करते, उसके दोनों पैर ढीले पड़ जाते और वो घिसट जाती, पैरों को बिल्कुल खड़ा नहीं करती। हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते। बस एक काम पाखी बखूबी कर लेती है, वो मोबाइल के सारे फंक्शंस खोल लेती है और चला लेती है। बिना किसी के सिखाए उसने स्वयं सब कुछ सीखा है। यहाँ तक कि मोबाइल से ही वो स्केच और चित्र भी बनाने का प्रयास करती है। बेटा उससे छोटा है, उसकी स्कूलिंग प्रारंभ हो गई है, किंतु पाखी? सब कुछ किया मैंने उसके लिए। उस छोटे से शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जिसने जो बताया उस तेल से पैरों की खूब मालिश की, होम्योपैथिक, आयुर्वेद आदि से भी उपचार किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। श्रुति, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं किसी से भी अपनी पीड़ा बताने में संकोच और शर्म करती थी। कहीं कोई रिश्तेदार नातेदार मेरी बेटी की ये दशा सुनकर खिल्ली ना उड़ाएं, हंसे ना। तुम तो जानती हो श्रुति कि लोग यहाँ किसी की पीड़ा को देख सुनकर सहानुभूति के 2 शब्द कहने के बजाय उसे बेचारा बेचारी कहकर उसका उपहास उड़ाते हैं। मैं जानती हूँ तुम ऐसी नहीं हो, किंतु तुमसे अपनी बेटी की व अपनी पीड़ा कहने में संकोच करती थी। यही सोचती थी कि इतनी दूर से तुम हालचाल पूछती रहोगी और चिंतित रहोगी। अब किसी ने इस शहर के एक बड़े डॉक्टर का पता बताया तो मैं और मेरे पति पाखी को लेकर शहर में आ गए। मुझे पता था कि तुम इसी शहर में रहती हो, मुझे तुम्हारा पता भी ज्ञात था, किंतु मैंने अपनी पीड़ा में शामिल कर तुम्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। हम सीधे अस्पताल गए। डॉक्टर ने पाखी को एडमिट कर लिया। हॉस्पिटल यहीं है, सड़क पार करके सामने। मैं तो दवा लेने उस केमिस्ट की दुकान पर आई थी। उंगली से केमिस्ट की दुकान की ओर संकेत कर आयुषी ने बताया, तुम्हें इस बस स्टैंड पर देखा तो चौंक पड़ी। बहुत खुशी भी हुई, इस बेगाने प्रदेश में कोई एक अपना तो मिला। मुझे पता है कि तुम घर जा रही हो, जाओ, तुमसे मुलाकात हो गई, तुम्हें देख लिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आयुषी ने मेरी ओर ध्यान से देखते हुए कहा। इस प्रक्रिया के दौरान उसके नेत्र भर आए थे। मत रो आयुषी, ऊपर वाला पाखी बेटा के साथ अवश्य न्याय करेगा, कहकर मैं देर से घर आने के लिए घर में फ़ोन मिलाने लगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ, पाखी को देख ना लूँ तब तक रात में नींद नहीं आएगी। घर में फ़ोन करके बता दिया है कि तुम्हारे साथ अस्पताल जा रही हूँ, घर लौटने में कुछ समय लग जाएगा, मैंने आयुषी से कहा। श्रुति, तुम्हें देखकर पाखी के लिए संघर्ष करने का मेरा साहस बढ़ गया है, आयुषी ने मेरे गले लगते हुए कहा। तुमने दवाइयाँ ले ली हैं? मैंने आयुषी से पूछा। हाँ, दवाइयाँ लेकर पलट ही रही थी कि तुम दिख गई, आयुषी ने कहा। चलो सड़क के उस पार से रिक्शा ले लेते हैं और अस्पताल चलते हैं, मैंने कहा। श्रुति, पैदल ही चलते हैं, थोड़ी ही दूर तो है अस्पताल, आयुषी बोली। नहीं, रिक्शा कर लेते हैं, बहुत नहीं तो अच्छा खासा दूर है, रिक्शा ले ही लेते हैं, मैंने कहा और एक रिक्शे को आवाज़ लगा दी। इस बीच मैंने आयुषी के चेहरे पर पसरी एक विवशता पढ़ ली थी जो कदाचित पैसों के अभाव से उपजी थी। हम रिक्शे से 10 मिनट में अस्पताल पहुंच गए। शीघ्रता से पर्स खोलकर रिक्शे के पैसे मैंने दे दिए। कुछ ही मिनटों में हम पाखी के वार्ड में पहुंच गए। पाखी, ये क्या हो गया इस प्यारी सी बच्ची के साथ? पूरा शरीर ठीक है, मात्र पैर कुछ दुबले हैं जो उसे चलने से रोक दे रहे थे। चेहरा देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है, कुंदन सा चमकता रंग, चेहरे के फीचर्स किसी अप्सरा की भांति सुंदर। हे भगवान, इतनी खूबसूरती देकर इस बच्ची के पैरों पर तुमने थोड़ा सा ध्यान क्यों नहीं दिया? बेटा, ये मौसी हैं, श्रुति मौसी, जिनसे मैं फ़ोन पर बातें करती हूँ,
आयुषी ने पाखी से मेरा परिचय कराते हुए कहा। नमस्ते मौसी, दोनों हाथ जोड़कर पाखी ने कहा। उसके हाथ जोड़कर नमस्ते करने का ढंग, उसका स्वर, सब कुछ आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ओह, ऊपर वाले ने इस बच्ची के साथ कैसा अन्याय किया? क्यों? मैंने मन ही मन ऊपर वाले से शिकायत करते हुए कहा। मैं ये भी जानती हूँ कि अब किसी से शिकायत करने से, दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है। अब मैं समझ पाई कि इस बच्ची के उपचार में आयुषी ने कितना परिश्रम किया होगा और आर्थिक रूप से टूटी भी होगी। तत्पश्चात वो इतने बड़े शहर और महंगे अस्पताल में बच्ची का उपचार कराने आई है। आयुषी की कितनी इच्छा होती होगी कि उसकी बच्ची किसी प्रकार चल सके, धीरे धीरे ही सही कुछ कदम तो चले। उसका एक बेटा पढ़ रहा है। श्रुति ने बताया कि इस कठिन समय में वो घर में अकेले है। कुछ दिनों के लिए उसका भोजन बनाने के लिए एक कामवाली को लगा रखा है। वो सुबह शाम का भोजन बनाकर चली जाती है। सारा दिन और सारी रात उसका बेटा अकेले रहता है। पाखी के ठीक होने के लिए उन सबका जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है। आयुषी का बेटा, जो कि अभी बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी अकेले घर में कैसे रहता होगा, सोचकर मैं कांप जाती हूँ। आयुषी का पूरा घर पाखी बेटी के लिए संघर्ष कर रहा है। आयुषी के पति के चेहरे की सारी रौनक चली गई है। परेशानियों ने उन्हें समय से 2-4 वर्ष आगे कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ डॉक्टर क्या बताते हैं। उनके उपचार से पाखी कुछ ठीक हो जाए, 2-4 कदम चलने लगे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। डॉक्टर ने क्या बताया है आयुषी? मैंने पाखी का हाल जानना चाहा। डॉक्टर सभी जगह के एक जैसे ही होते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स जो बता रहे थे कि पाखी के पैरों की नस में ठीक से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, नसें कमज़ोर हैं, वही बात यहाँ के डॉक्टर भी बता रहे हैं। आयुषी के पति ने मेरी बात का उत्तर देते हुए कहा। आयुषी, डॉक्टर से पूछो कि क्या ऑपरेशन हो सकता है, उससे कुछ लाभ संभव है। पैसों की फिक्र नहीं करना आयुषी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। पाखी को ठीक होने में चाहे जितना पैसा लगे मैं दूंगी। बस डॉक्टर से पूछो कि क्या ऑपरेशन से कुछ संभव है। मैंने सुना है कि कभी कभी सर्जरी से भी सुन्न हाथ पैर सक्रिय हो जाते हैं। मैंने आयुषी को सांत्वना देते हुए कहा। आयुषी के कहने के पश्चात तत्काल मेरे मन में एक ख्याल आया कि यदि ऐसा संभव होता तो डॉक्टर पहले बता देते, किंतु एक और प्रयास कर लेने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है श्रुति, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, आयुषी ने कहा। अच्छा, अब चलती हूँ आयुषी, कल अवकाश लूँगी, पाखी के साथ रहूँगी और डॉक्टर से बात करूँगी, कहकर मैंने पाखी के सिर पर हाथ रखकर स्नेह किया। इस समय पाखी के चेहरे पर पहले से अधिक उत्साह और चमक आ गई थी। चलते समय मैंने कुछ पैसे आयुषी के हाथ में पकड़ा दिए। वो ले नहीं रही थी। बहुत अनुरोध करके मैं वो पैसे दे पाई। मैं कार्यालय से सीधे आ गई थी, अतः ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने सोचा कि कल आऊँगी तो कुछ अधिक पैसे लाऊंगी, ताकि डॉक्टर की फ़ीस और दवाएं लेने में आयुषी की कुछ सहायता हो सके। घर जाकर मैंने सभी सदस्यों को पाखी के बारे में बताया, ये भी कि क्यों ना हम सब मिलकर ऐसा सहयोग करें कि पाखी ठीक हो जाए। मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आई। रह रह कर नींद खुल जाती और पाखी का मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता, साथ ही चलने में उसकी अक्षमता भी। ओह, हम सब क्या करें, किस प्रकार, कहाँ ले जाएं कि पाखी सामान्य हो जाए। सारी रात इसी चिंता में रही। अगले दिन पुनः अस्पताल गई। अस्पताल में आयुषी और उसके पति के चेहरे को देखकर मुझे ऐसी घबराहट हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में ऐसा क्या घटित हो गया है कि इनके चेहरे ऐसे मुरझाए हुए हैं। पाखी बेड पर तकिया लगाकर बैठी किसी खिलौने से खेल रही थी। सुबह डॉक्टर राउंड पर आए थे तो उन्होंने क्या बताया? मैंने आयुषी से पूछा। कुछ नहीं, सारी आशाएं खत्म हो गई श्रुति, सब कुछ बिखर गया है टूटकर। आयुषी फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे पकड़कर कक्ष से बाहर ले आई, क्योंकि आयुषी का रोना देखकर पाखी घबरा रही थी। डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ तो बताओगी? तुम्हारा रोना देखकर पाखी भी बस रोने ही वाली थी, मैंने कहा। पाखी के लिए तो मैं सारी उम्र रोती ही रहूँगी। डॉक्टर आज सुबह राउंड पर आए थे। उन्होंने जवाब दे दिया। कह रहे थे कि पैर निर्जीव से हो गए हैं, नसों में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है। थोड़ी बहुत ताकत आ जाएगी तो पैरों को हिला डुला लेगी। व्हील चेयर के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। साथ ही ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर्स के पास लेकर दौड़ भाग करना पैसे व्यर्थ करना है, शेष आपकी इच्छा। कहकर आयुषी और भी रोने लगी। खूब रो लेने के पश्चात थोड़ी देर में आयुषी चुप हुई।
मैंने भी उसे रोने दिया ताकि मन की सारी पीड़ा अश्रुओं के साथ बाहर निकल जाए। अब आगे क्या करूँगी श्रुति? आयुषी का सबसे बड़ा प्रश्न मात्र उसका ही नहीं, मेरे लिए भी था, क्योंकि पाखी में मैंने अपनी बेटी की प्रतिच्छाया देखी थी। मैं भी पाखी को चलते हुए देखना चाहती थी। अब से पहले मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी अच्छी मित्र आयुषी की बच्ची चल नहीं पाती। आयुषी ने संकोचवश मुझे बताया भी नहीं था। 9 वर्ष की हो गई थी पाखी। मुझे उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे अभी तक आयुषी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पाखी अब ठीक नहीं हो सकती। आयुषी, तुम कहो तो मैं डॉक्टर से बात करके देखूं? मैंने संकोच के साथ आयुषी से पूछा। हाँ श्रुति, तुम भी कोशिश कर लो, हो सकता है तुम्हारे कारण ही कुछ अच्छा हो जाए, आयुषी ने कहा। निराश ना हो, मैं डॉक्टर से बात करके देखती हूँ, कहकर मैं डॉक्टर के कक्ष में गई। बैठिए, पाखी के बारे में बात करना चाहती हैं ना? मुझे बहुत अफसोस है कि उसका चल पाना कठिन है। आप लोग कहीं भी दिखा लीजिए, उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके पैरों की नसें कमज़ोर हो गई हैं। ये बात मैंने उसके माता पिता को भी बताई है। उन्हें इस बच्ची के साथ रहना है। उन्हें ये सब कुछ बताकर मैं चाहता था कि वे भावनात्मक रूप से मजबूत हों और पाखी की स्थिति को स्वीकार कर लें। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं निरुत्तर हो गई। इतना सब कुछ सुनकर जानकर मैं डॉक्टर से कैसे कहती कि चाहे जो कुछ हो, पाखी को किसी प्रकार ठीक कर दीजिए। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर आ गई। मैं इस समय पाखी के पास बैठना चाहती थी। पाखी के बेड पर एक किनारे बैठ गई। बेटा, आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने पाखी की रुचि जानने के उद्देश्य से पूछा। मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, कंप्यूटर पर कोई काम करना और कंप्यूटर से भी चित्र बनाना अच्छा लगता है, पाखी ने कहा। पाखी की बातें सुनकर मेरे अंदर आशा की किरण जगती हुई सी लगी। डॉक्टर ने कहा है कि हो सके तो कल तक इसे घर ले जाइए। मैं उसके लिए कुछ टॉनिक और ताकत के कुछ सप्लीमेंट लिख दूंगा। उसे कुछ माह ले लेगी। बस इस समय इतना ही कह सकता हूँ। आगे सब कुछ इस बच्ची के भाग्य और भविष्य पर निर्भर है। आयुषी की बातें सुनकर मैं निराश तो बहुत हुई, किंतु एक बात ने मुझ में आशा की एक किरण जगा दी थी। वो थी कंप्यूटर में पाखी की रुचि। ठीक है आयुषी, तुम लोग अभी यहाँ से घर चलने की तैयारी कर लो। आज सब मेरे घर चलो, रात्रि विश्राम करो, कल सुबह की गाड़ी से घर जाना। आयुषी के परिवार को साथ लेकर मैं अपने घर आ गई। आयुषी ने बहुत मना किया, फिर भी आने से पूर्व मैंने अस्पताल का बिल भर दिया था। मेरे घर में पाखी के साथ सबकी सहानुभूति बढ़ गई थी। आयुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वो बस छुप छुप कर रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह सबने एक साथ नाश्ता किया। दोपहर का भोजन पैक कर मैंने आयुषी को दिया। आयुषी, ये कुछ पैसे हैं जिनसे तुम पाखी के लिए एक बहुत अच्छा, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हों, वो वाला अच्छी कंपनी का लैपटॉप खरीद देना। मैं चाहती हूँ कि पाखी कंप्यूटर पर काम करने में कुशल हो जाए। उसे कोई दिक्कत हो तो उसके लिए कंप्यूटर का कोई एक्सपर्ट ट्यूटर लगा देना, जो घर में आएगा और उसे सिखाएगा। और हाँ, इन सब में पैसों की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो सब खर्चे मैं दूंगी। बस घर जाते ही उसके लिए कंप्यूटर ले लेना। वो चलाएगी और उसी से खेल खेल में सीखेगी। कितना कुछ करोगी श्रुति तुम हमारे लिए। न जाने किस जन्म का कौन सा रिश्ता है तुमसे मेरा, कहकर आयुषी ने संकोच के साथ पैसे पकड़ लिए। कोई रिश्ता नहीं, मित्र का रिश्ता सबसे बड़ा और सच्चा रिश्ता होता है। वही रिश्ता मेरा और तुम्हारा है। जब कोई आवश्यकता हो मुझे फ़ोन करना, मैंने आयुषी से कहा। आयुषी चली गई। उन दिनों हम लगभग प्रतिदिन ही फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करते, विशेषकर पाखी के बारे में बातें करते। मैं प्रति माह कुछ पैसे पाखी के लिए भेज देती। आयुषी अब पैसे भेजने के लिए मना करती। अब पैसे न भेजो श्रुति, पाखी को अब डॉक्टर के पास ले जाना नहीं रहता है, पैसे बच जा रहे हैं। जितना भी है घर व्यवस्थित रूप से चल जा रहा है। तुमने बहुत किया है, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूँगी। आयुषी ने फ़ोन कर पैसा लेने से मना कर दिया। आयुषी के फ़ोन करने के पश्चात मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए। आयुषी के स्वाभिमान को मैं आहत नहीं करना चाहती थी। बावजूद इसके पर्वों आदि पर कभी कभी पाखी के लिए पैसे भेज देती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन आयुषी ने बताया कि उसने एक विशेष बच्चों वाले स्कूल में पाखी को भेजना प्रारंभ कर दिया है। वो अब लैपटॉप पर बहुत कुछ सीख रही है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद पाखी को सही मार्ग दिखाने के लिए।
इसमें मुझे धन्यवाद देने वाली कोई बात नहीं। पाखी में एक कला कौशल है, वो स्वयं अपने आप को आगे बढ़ाएगी। उसे किसी से सहानुभूति या आश्रय या दया नहीं चाहिए। वो योग्य बेटी है जो स्वयं प्रयत्न करके आगे बढ़ेगी। मैंने आयुषी से कहा। इन बातों को कई वर्ष हो गए। अब आयुषी से बात करने का समय कम मिल पाता है। वो भी अपने परिवार में व्यस्त रहती। यदा कदा कभी फ़ोन आ जाता तो मेरे कहने पर वीडियो कॉल करा कर पाखी से बात करा देती। पाखी बड़ी हो गई थी, उसका चेहरा भी खूबसूरत निकल आया था। वो जब भी मुझसे बातें करती मुझे मौसी कहकर संबोधित करती। आज सहसा आयुषी का फ़ोन आ गया। बहुत दिन हो गए थे। मैं भी आयुषी से बात करना चाहती थी। हेलो श्रुति, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मैं सोच रही थी कि किसी दिन तुम्हें फ़ोन करूं। और सुनाओ हाल, मैंने कहा। श्रुति, आज मेरी बेटी को कंप्यूटराइज एनिमेशन में सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला है। तुम जानती हो श्रुति, यह अवार्ड पाकर मेरी बेटी पाखी बहुत खुश है। वो कहने लगी, मम्मी मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, कहीं जा नहीं सकती, किंतु आपके परिश्रम के कारण मेरा नाम सभी जगह मुझे लेकर चला जाता है। कहकर आयुषी रोने लगी। ये रोने का नहीं बल्कि खुश होने का, बहुत खुश होने का समय है। पाखी अब स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बल्कि 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने योग्य हो गई है। मैंने श्रुति से कहा। आयुषी ने कहा। उसके स्वर अभी भी रुआंसे लग रहे थे। तो क्या तू अभी भी रो रही है पगली? यह सोच कि तेरी बेटी ने पूरे देश में अपना नाम किया है। अपना ही नहीं, अपने माता पिता का भी नाम किया है। प्रत्येक अखबार, प्रत्येक न्यूज़ चैनल ने इस खबर को प्रमुखता दी है। इससे अधिक बच्चों से क्या और क्यों अपेक्षा करें? हम स्वयं को भी तो देखें, हम क्या कर पाए? सब कुछ पूर्ण रहते हुए भी एक सामान्य जीवन ही तो जी रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हमें कितने लोग जानते हैं? घर के लोगों के अतिरिक्त पास पड़ोस तो छोड़ो, दूर दूर रहने वाले रिश्तेदारों में कितने पहचानते हैं हम लोगों को? मैंने देर तक समझाया, तब जाकर आयुषी का रोना बंद हुआ। तू ठीक कह रही है श्रुति, बेटी है, बड़े संघर्षों से उसे इस योग्य बनाया है। तू साथ और हिम्मत ना देती तो मैं अपनी बेटी को लेकर सारी उम्र रोती रहती। पाखी के भविष्य का क्या होता ये मैं नहीं जानती, आयुषी ने कहा और पुनः रोने लगी। नहीं आयुषी, अब नहीं। पाखी ने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी अपेक्षा से अधिक उस बच्ची ने हमें दिया। मैंने आयुषी को समझाते हुए कहा। ठीक है, अब नहीं रोऊंगी, तू उचित कह रही है। अब तो मुझे चिंता रहित होकर रहना चाहिए, आयुषी ने कहा और सामान्य बात करने लगी, जो पाखी के हौसले की थी, उसके काम की थी, उसकी मेधा की थी, घर गृहस्थी की, बेटे की शिक्षा आदि की बातें करती रही। पुनः फ़ोन करने का वादा करके जैसा कि हमेशा करती है फ़ोन रख दिया। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी। ये उन्हीं दिनों की बात है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।